नमस्कार, मैं हूं देवशंकर नवीन, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हूं। इस समय हम लोग मूक से हिंदी में हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य विषय पर बात करेंगे और इस बातचीत का केंद्रीय विषय होगा प्रसिद्ध कथाकार रांगे राघव द्वारा लिखित गदल कहानी। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप विशिष्ट कथाकार रांगे राघव की रचनात्मकता से परिचित होंगे। रांगे राघव के रचना फलक का विस्तार जानेंगे। रांगे राघव की कहानी गदल के मूल कथ्य से अवगत होंगे। रांगे राघव की कहानी कला का वैशिष्ट्य जानेंगे। कथा नायिका गदल के चारित्रिक विश्लेषण की क्षमता हासिल करेंगे। गदल कहानी के भाषा एवं शिल्प का उत्कर्ष जानेंगे। अपने रचनात्मक वैशिष्ट्य, सृजनात्मक वैविध्य एवं रचना की विपुलता के कारण प्रेमचंदोत्तर समय के हिंदी कथाकारों में रांगे राघव का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। वे आधुनिक हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न बहुविधावादी रचनाकार थे। उनका मूल नाम तिरुमल्लई नंबाकम वीर राघव आचार्य था। उनका जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा में हुआ। उनका वंश दक्षिण भारतीय अहिंदी भाषी है, किंतु हिंदी भाषा से उनको विशेष लगाव था। वंचित समाज के जीवन यथार्थ को रेखांकित करने वाले इस महान रचनाकार की साहित्यिक यात्रा कविता से शुरू हुई। जल्दी ही उन्हें गद्य लेखक के रूप में प्रतिष्ठा मिलने लगी। सन 1946 में प्रकाशित घरौंदा उपन्यास से वे प्रगतिशील कथाकार के रूप में चर्चित हुए, पर साहित्य में वे किसी वाद या विधा से बंधे रहना पसंद नहीं करते थे। जनचेतना की शक्ति पर उन्हें अत्यधिक भरोसा था। इतिहास, पुराण, पुरातत्व, चित्रकला, जनजीवन की पीड़ा उनके चिंतन का प्रमुख विषय था। उनकी रचनाएं सदैव व्यंग्य प्रहार या दार्शनिक उपदेशों के बजाय मानवीय वातावरण के निर्माण की ओर इशारा करती हैं और उनके अवरोधकों को परास्त करने का यत्न करती हैं। कहते हैं कि उन्हें लिखने से अधिक समय रचना की रूपरेखा बनाने में लगता था। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रिपोर्टाज के साथ साथ उन्होंने सभ्यता एवं संस्कृति परक शोध भी किए। ऐतिहासिक, पौराणिक, पुरातात्विक विषयों, प्रसंगों, पात्रों पर चित्रकला, नीति, प्रेम एवं समकालीन मानवता को तंदुरुस्त करने वाले अन्य ज्वलंत विषयों पर रचे गए उनके 38 उपन्यास, 7 दर्जन से अधिक कहानियाँ, 6 कविता संग्रह, 3 नाटक, 19 आलोचना, इतिहास, संस्कृति और चिंतन संबंधी पुस्तकों के अलावा शेक्सपियर के 15, गाल्सवर्दी के 1, सोफोक्लीज के 2 नाटकों का अनुवाद, कई खंडों के यात्रा वृत्तांत आदि शामिल हैं। मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में वे कैंसर रोग के कारण 12 सितंबर 1962 को दिवंगत हुए। साहित्य सेवा के लिए उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, डालमिया पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा मृत्युपरांत महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य सृजन के मैदान में रांगे राघव जिस आंदोलित वातावरण में उतरे थे वह भारत का विचित्र समय था। अंग्रेजी राज की दुर्वह यंत्रणा और फिर स्वदेशी राज की कुटिल नीति को देखकर वे क्षुब्ध थे। उनका पूरा रचना संसार उनके अनुभूत सत्य की व्याख्या ही है। उनकी रचनाओं में भारतीय समाज की रूढ़ियों, पाखंडों, धर्म से संबंधित विसंगतियों पर विवेकशील दृष्टि डाली गई है। देवोत्थान शीर्षक से उनकी पहली कहानी सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा की पत्रिका में प्रकाशित हुई। बाद में अभिमान शीर्षक से उनकी कहानी हंस पत्रिका के दिसंबर 1944 अंक में प्रकाशित हुई और फिर प्रकाशित होती रही। सन 1947 में उनका पहला कहानी संग्रह साम्राज्य का वैभव शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ममता की मजबूरी कहानी
उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। भगवती चरण वर्मा रचित टेढ़े मेढ़े रास्ते के उत्तर में उन्होंने सीधा सीधा रास्ता और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के उत्तर में विषाद मठ लिखा। निम्न वर्गीय शहरी जीवन में स्त्री पुरुष संबंधों और कबीलाई न्याय व्यवस्था के पंचों की गलीज नीति पर उनकी कहानी पंच परमेश्वर आधारित है, जो एक विलक्षण रचना है। उनकी अंतर्वस्तु एवं विषय के साथ लेखकीय वर्ताव के कारण यह कहानी इसी शीर्षक से लिखी गई। भारतीय साहित्य के कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी को प्रतिपक्ष का टक्कर देती है, किंतु समालोचकों की राय में गदल रांगे राघव की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। गदल का केंद्रीय तत्व भी प्रेम ही है, किंतु इस प्रेम के विशिष्ट स्वरूप के साथ वहाँ समाज व्यवस्था की रूढ़ियों और मृत्यु भोज की प्रक्रिया के पालन में भावनाओं एवं तर्कों के करुण संघर्ष का रोमांचक चित्रण हुआ है। स्त्री जीवन के संघर्ष पर केंद्रित इस कहानी की भावभूमि एक विशेष जनजाति की जीवन पद्धति को रेखांकित करती है। इस कहानी को पढ़ते हुए सदैव उनके उपन्यास कब तक पुकारूं का स्मरण कराता रहता है। यह उपन्यास भी नट जाति की जीवन व्यवस्था पर आधारित है। गदल जैसी कर्मठ, दृढ़ प्रतिज्ञ, जुझारू, प्रबल इच्छा शक्ति और वर्जना मुक्त व्यक्तित्व वाली कथानायिका हिंदी साहित्य में विरल है। गुर्जर समाज की दो शाखाओं लोहरे और खारी के बीच ऊंच नीच के भेदभाव, खारियों की विधवा का लोहारों के घर बैठना, मृत्यु भोज में जिमने वालों की संख्या, पुलिसिया रोब, गदल के देवर डॉडी, बेटा निहाल और नवपरिणीत स्वामी मौनी के पुंसत्ववादी अहंकार के बीच गदल की प्रेम भावना, दायित्व बोध और स्वाभिमान पूरी कहानी में एक समुज्ज्वल जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है। इतने तनावों के बावजूद यह कहानी विलक्षण मानवीयता और कर्तव्य बोध का संदेश देती है। इस कहानी का कथासार इस रूप में है कि यह इसका केंद्रीय तत्व प्रेम है। गदल इस कहानी की नायिका है, किंतु जीवन की सहजता नष्ट करने के लिए अवरोध की तरह उपस्थित सामाजिक पद्धतियाँ, देवर बेटे बहुओं के आचरण से किसी कर्मठ स्त्री की जीवन व्यवस्था में आए संघर्षों के तूफान का चित्रण यहाँ बड़े कौशल से हुआ है। गदल कहानी की नायिका गदल का नामकरण ही अपने आप में व्याख्या है। वैसे भारतीय समाज में संज्ञा की तार्किकता ढूंढने की प्रथा कभी कभी निरर्थक भी मानी जाती है। फिर भी गदल कोई देशज उच्चारण का शब्द लगता है, जो संभवतः गदर शब्द या गदलाना क्रिया से उद्भूत हुआ जान पड़ता है। गदर का अर्थ होता है विद्रोह, विप्लव, और गदलाना का अर्थ होता है यौवन रस से परिपूर्ण होने की प्रक्रिया। गदल जैसी नायिका का जैसा चरित्र चित्रण इस कहानी में हुआ है, उसमें ये तीनों ही शब्द उपयुक्त लगते हैं। वह एक रसवती प्रेमाकुल स्त्री है। वह एक विवेकशील, स्वाभिमानी, कर्तव्यपरायण और अपने स्वत्व रक्षा के लिए विप्लव का प्रतीक भी है। पारंपरिक प्रथा के अनुपालन से उसे परहेज नहीं है, किंतु जीवन की सहजता पर आँच आने पर विद्रोह करने से भी नहीं हिचकती। उसके इसी आचरण के कारण इस कहानी में प्रेम, समर्पण, आत्मपीड़ा और विद्रोह का सम्मेलन हो गया है। प्रेम कथा के सहज विकास में जीवन और राष्ट्र मूल्य का संदेश
हिंदी में इससे पहले भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था और जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप में प्रकट हुआ है, किंतु गदल इन दोनों से सर्वथा भिन्न है। पूर्व की दोनों कहानियों में प्रेम का बलिदान तो है, मर्यादा और कर्तव्य बोध की खूंटी से प्रेमी प्रेमिका इस तरह बंधे हैं कि प्रेम की बलि के अलावा उन्हें अन्य कोई राह नहीं दिखता, जबकि गदल की नायिका अपने तन मन के पुकार की भी रक्षा करती है। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उसे अपने होने का एहसास है, वह अपनी भी सुनती है और प्रतिगामी पुंसत्व के दर्प पर चोट भी करती है। चरित्र प्रधान इस कहानी की नायिका गदल सदैव अपनी इच्छाओं से संचालित होती है। अपने पति गुन्ना की मृत्यु के बाद खारी कुल की 45 वर्षीय विधवा गदल एक संपूर्ण परिवार पीछे छोड़कर लोहरे कुल के 32 वर्षीय विधुर मौनी के घर जा बैठती है। 2 जवान बेटों की मां का अपने से छोटी उम्र के छोटी जाति के पुरुष के साथ घर बसाने का यह आचरण देखकर सभी भौंचक हो जाता है। हर किसी को गदल का आचरण विपथगामी लगता है, क्योंकि हर कोई इसे मर्यादा और मान्यता के जर्जर डोर से बांधना चाहते हैं। विवेकशील दृष्टि से कोई नहीं सोचता, गदल की ओर कोई नहीं देखता, उसका तर्क कोई नहीं सुनता, न उसके बेटे, न देवर, न ही बहुएं। किसी के मन में यह बात नहीं आती कि बेटे की उम्र के पुरुष मौनी के साथ चले जाने का अर्थ केवल उसका दैहिक उन्माद नहीं था। उसके पति गुन्ना की मृत्यु के बाद परिजनों ने उसके साथ जैसा व्यवहार, जैसा बर्ताव किया, उस पर कोई नहीं सोचता। क्रोधांध बेटा निहाल जब अपमान के मारे उसे पकड़कर ले आता है और गाली गलौज करता है, तब जाकर देवर डोडी से गदल का संवाद होता है और तब डोडी समझता है कि मौनी के साथ घर बसाने का निर्णय गदल ने दैहिक लालच में नहीं, डोडी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए किया। उस अनुरागमय क्षण के वार्तालाप में गदल डोडी की एक दूसरे के प्रति अनुरक्ति स्पष्ट दिखती है। बातचीत के क्रम में गदल का धिक्कार सुनकर डोडी पश्चाताप के भाव में आता है। स्वाभिमानी गदल देवर को कोसती है कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत पहले गुजर गई थी, बच्चे भी नहीं रह गए थे। अपने भाई की मृत्यु के बाद तुमने मुझसे पुनर्विवाह कर अपने ही घर में क्यों नहीं रखा? तुम्हें पति स्वीकार कर मैं जीवन भर तुम्हारे लिए चूल्हा चौका कर सकती थी, किंतु इस उम्र में आकर बहुओं का हुक्म बजाना मेरे वश का न था। मैं तो चाहती थी कि तुम मेरे साथ घर बसा दो। तुमने यह पुरुषार्थ का काम क्यों नहीं किया? गदल जानती थी कि डोडी सज्जन पुरुष है। पत्नी और बच्चे के गुजर जाने के बाद सदैव उसने भाई के परिवार को अपना परिवार माना। भाई की मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटे बेटियों का लालन पालन किया। ऐसे सद्पुरुष को अपने तन मन का देवता बनाने में उसे कोई दुविधा नहीं थी। अपने स्वत्व की संपूर्ण गरिमा का एहसास रखने वाली वह एक पूर्ण स्त्री थी। मगर डोडी समाज भीरु था, डरपोक था। दिवंगत बड़े भाई के प्रति सम्मान और लोक लाज के मारे भौजाई से विवाह का साहस उसे नहीं हुआ। मन ही मन प्रेम खूब करता था, तभी तो विधुर होने के बावजूद किसी और के साथ घर नहीं बसाया। गदल को इस बात का बड़ा रोष हुआ कि वह डोडी को इसके लिए सबक सिखाना चाहती थी। सिखाया भी। अपने बेटे की उम्र के मर्द मौनी के साथ जाकर घर बसा लेने के पीछे उसकी यही मंशा थी। मौनी के घर गदल के बैठ जाने में लोगों को मर्यादा उल्लंघन दिख सकता है। गदल का आचरण हताशा से आक्रांत, स्वेच्छाचारी, विवेक शून्य दिख सकता है। लोग तर्क कर सकते हैं
कि जिस तरह वह मौनी के साथ गई उस तरह डोडी के साथ चली जाती तो क्या बिगड़ता। वह जानती तो थी कि डोडी उससे प्रेम करता है, विवाह का प्रस्ताव आगे बढ़कर उसी ने क्यों नहीं दे दिया। पर कथाकार संभवतः गदल को अतिमानव नहीं बनाना चाहते थे। चरित्र की सहजता के लिए गदल का स्वभाव से उग्र होने के बावजूद मनुष्य बना रहना, मानवोचित दुर्बलताओं से युक्त होना आवश्यक था। उल्लेख सुसंगत होगा कि स्त्री के मान सम्मान के कई स्तर होते हैं। प्रेम और अनुरक्ति निश्चय ही गदल के लिए बड़ी बात थी, किंतु आत्मसम्मान का मामला कहीं उससे आगे था। वह याचना कर स्वयं को न्यून साबित नहीं करना चाहती थी। डोडी की समाज भीरुता से वह परिचित थी। स्त्रीत्व विवेक में इतना निर्णय तो ले ही सकती थी कि कहीं डोडी ने मना कर दिया तो उस घर में उसका आगे का जीवन दुर्बह हो जाएगा। वह कोई कूटनीतिज्ञ तो थी नहीं कि इतना गुणा भाग करती, किसी 3-5 में रहती नहीं थी, केवल मन से निर्देशित होती थी। उसने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। सारी पनौती पति की मृत्यु के बाद डोडी से लगाई अपेक्षाओं के कारण आई थी। रोष में उसका यह निर्णय थोड़ा हिल गया। उसके उस निर्णय का असल उद्देश्य स्वेच्छाचार नहीं, डोडी को सबक सिखाना था। यह अलग बात थी कि उसका परिणाम प्रतिकूल दिशा में चला गया। बहुओं की उलाहनाएं, आसपास के लोगों की शिकायतों, नए परिवार की जेठानी के अभद्र उपालंभ, मौनी के पुरुषवादी अहंकार जैसे चुटीले प्रसंगों से कथाकार ने कहानी की मांसलता भी पुष्ट की है, किंतु गदल हर जगह अपनी अहमियत के साथ दर्ज है। उसने हर किसी को स्वाभिमान पूरित भाव से जवाब दिया है। एक ही दिन बाद गदल को जब अचानक से डोडी की असामयिक मृत्यु की खबर मिलती है, वह आनन फानन अपने परिवार में आ जाती है। मनोनुकूल रीति से डोडी के श्राद्ध का इंतजाम करती है। अपने धुन की पक्की गदल किसी की परवाह नहीं करती, न खर्च की, न कानून की, न पुलिस कचहरी की। वह न तो जेल से डरती न मृत्यु से। घोषित प्रथा के अनुसार 25 से अधिक लोगों को भोज में बुलाने पर कानूनी कार्रवाई होगी, पर उसे कोई फिक्र नहीं है। उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करनी है। निर्भीकता से मृत्यु भोज संपन्न कराकर वह अपने प्राणों की आहुति देती है। डोडी के प्रति उसके प्रेमोत्सर्ग का यह अलौकिक आचरण स्तुत्य है।